तो 4-5 दिन पहले कहानी लेके आए। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना हो, केपलर, जोहानिस केपलर उसका नाम था, जर्मनी का था वो। और वो 17th सेंचुरी की शुरुआत में और 16th के अंत में जीवित था। उसने एक फिक्शन लिखा, एक कहानी लिखी, जर्मन भाषा में लिखी। उस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद करें नाम का, तो नाम है द ड्रीम। ठीक है। वो पहली फिक्शन वेस्ट की मानी जाती है, साइंटिफिक फिक्शन, साई-फाई जिसको बोलते हैं ना, पहला साइंटिफिक फिक्शन उसको मानते हैं। उसमें उसने क्या इमेजिन किया? इमेजिन किया कि एक बच्चा चंद्रमा पर पहुंच गया है और चंद्रमा पर एक पूरी बस्ती है, लोग रहते हैं वहां पर। वहां एक महिला रहती है। उस महिला का वर्णन करते हुए उसने सबकॉन्शियसली अपनी माँ जैसा चेहरा बना दिया, जैसे उसकी माँ दिखती थी। कैथरीना नाम था उसकी माँ का। जितनी वो लंबी थी, जैसा उसका फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी माँ काफ़ी बुलंद महिला थी, समाज में काफ़ी पॉपुलर थी। तो वैसा ही हुलिया, वैसा ही व्यक्तित्व उस महिला का बनाया। और वो चंद्रमा की बस्ती पर क्या करती थी? जादू। जादू का मतलब टोना भी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वो सब करती थी। लोग उससे डरते थे। जादू का सामान बेचती थी बच्चों को। अब वो उपन्यास जब छपा, बल्कि छपने से पहले उसकी जब मैन्युस्क्रिप्ट बाहर निकलनी शुरू हुई, उसी के इलाके के लोगों ने पढ़ ली। वो ये नहीं समझ पाए कि ये एक फिक्शन है, उनको लगा कि एक सच है। और उनको लगा कि ऐसी दिखने वाली औरत एक ही हमारे समाज में है, कैथरीना, केपलर की मम्मी। वो सब उसके खिलाफ खड़े हो गए, केस कर दिया। 49 केस बनाए उसके खिलाफ, कुछ हत्या के, कुछ बच्चा चुराने के, पता नहीं क्या क्या केस। जो जो लोग मरे थे पिछले कुछ समय में अज्ञात कारणों से, उन सबका नाम लगा दिया किसी ने मारा है। 24-25 लोगों ने गवाही दी कोर्ट में कि हाँ हमने देखा था, ये ले जा रही थी उसको। उन गवाहों में केपलर का सगा भाई भी शामिल था, माँ का बेटा भी शामिल था, उसने भी गवाही दी अपनी माँ के खिलाफ। और केपलर ने अपनी जिंदगी के 5-6 साल खर्च किए। उनकी माँ जेल में रही 14 महीने, जेल से छूटी और इतनी ट्रॉमा में थी कि 1 साल में उसकी मौत हो गई। और केपलर की जिंदगी का ठीक ठाक हिस्सा यह साबित करने में खर्च हुआ कि उसकी माँ टोना नहीं करती है, जादू नहीं करती है। और ये मेरा एक काल्पनिक उपन्यास था जिसको पढ़ के लोगों ने ऐसा मान लिया। उसने साबित किया कोर्ट में, माँ को छुड़वा लिया, और उसके बाद ही माँ उसकी बची नहीं, उसकी माँ चल बसी। तो चंद्रमा हमारी कल्पनाओं में कब से है। और उसने एक कहानी लिखी चंद्रमा की, उसके बाद क्या क्या उसके साथ हो गया। अगर कोई उस समय यह कहता कि हम चंद्रमा पे कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, अंधविश्वास है। मुझे लगता है कि चंद्रमा पे शायद कभी ना जा पाए, ये अविश्वास है। नहीं जा सकते, वो भी कभी। इसका मतलब आपने ह्यूमन कैपेबिलिटीज को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। अगर आप ये कहें कि मुझे लगता है कि आज हम सूर्य पे नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं जा सकते। पर अगर आज कोई कहता है कि मुझे लगता है हम सूर्य पे कभी नहीं जा सकते, अंधविश्वास है, अविश्वास है, कह सकते हैं। तो अंधापन तब आएगा जब हम ज्यादा रिजिड होंगे, खारिज करेंगे चीजों को, भविष्य की संभावनाओं को भी खारिज करेंगे। मैं तो ये मान के चलता हूं कि आज से 20, 25, 50 साल के अंदर हम एलियंस अगर हैं तो खोज लेंगे उनको, उनसे हमारी बातचीत होगी। हम अपनी गैलेक्सी की लिमिट से बाहर शायद अगले 100 साल में निकल पाएंगे। इंटर गैलेक्सिकल कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा, यात्राएं होनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि 1000 साल के बाद इंटर गैलेक्सिकल जर्नी उतनी ही आसान हो जितनी दिल्ली से कानपुर की जर्नी है। कौन सी बड़ी बात है, स्पेस ट्रेवल शुरू हो ही गया है। तो मनुष्य की संभावनाओं में मुझे तो चरम विश्वास है। और मैं मानता हूं कि जब तक सृष्टि का अंतिम रहस्य नहीं खुलेगा, अगर तब तक कुछ मूर्ख राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों की वजह से दुनिया खत्म नहीं हो गई और वैज्ञानिक बचे रहे, तो कभी ना कभी अंतिम सत्य हम खोज ही लेंगे। चाहे उसमें 1000 साल लगें, चाहे लाख लगें, चाहे करोड़ लगें। अगर इंसानी सभ्यता बची रही तो अंतिम उत्तर खोज ही लेंगे। इसलिए अंधविश्वास वहां होता है। हम कभी चंद्रमा पे नहीं जाएंगे, अंधविश्वास है, नहीं जा सकते। हम लगता है कि चंद्रमा पता नहीं देख पाएंगे, यानी ये अविश्वास है, अंधा नहीं है। और कभी ना कभी चंद्रमा देख ही लेंगे, ये विश्वास है। आज ही देख लेंगे शाम तक, ये अंधविश्वास है, मतलब
अंधे होकर विश्वास कर रहे हैं विज्ञान के ऊपर, क्योंकि वो लॉजिकली एक्सप्लिकेबल नहीं है।